Hello friends, how are you? I hope you all are doing good and staying safe. तो अब हमारे पास जो टॉपिक है सर, हमारे पास CMA के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो CMA के स्टूडेंट्स कह रहे थे सर हमारे भी एक दो टॉपिक्स हैं वो भी करवा दो। तो उनकी रिक्वेस्ट पे सर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब CMA के कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने नहीं कवर कर रखे थे वो भी कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ये आपका जो CMA के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए रेलिवेंट है। पेपर नंबर 10 है, ठीक है जी। पेपर नंबर 10 है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 10 फॉर द कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर CMA स्टूडेंट्स। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो CMA कर रहे हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो हम लोगों ने कवर अप करने थे, तो वही हम लोग अब करने जा रहे हैं सर। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं सर, ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब क्या है, ठीक है। अब सपोज करो, चलो सो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सर व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसफर प्राइसिंग। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है सर, ठीक है। अब ये कंपनी का काम क्या है? ये कंपनी का काम है सर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। अब इस टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी सर, 1000 करोड़ की टर्नओवर है सर इसकी, बहुत बड़ी कंपनी है, इक्वलेंट टू टाटा अंबानीज, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है। मान लो सर, मानने में क्या जाता है, मान लिया टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब इस कंपनी ने क्या कर रखा है, इस कंपनी के बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो इसने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखी है। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये किसी भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है। कोई ये नहीं है कि हम लोग एक ऑफिस में बैठकर हम वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं सर। हर डिपार्टमेंट एक अपना कंट्रोल सेंटर है, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर और हर डिपार्टमेंट अपना एक कंट्रोल सेंटर है। अब हो क्या रहा है सर, अंदर ही हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है, डिपार्टमेंट P1, ठीक है, डिपार्टमेंट 1 है जिसमें हम लोग कपड़ा बना रहे हैं। अब टी शर्ट बनानी है सर, कपड़ा तो चाहिए हमें, क्लॉथ बना रहे हैं हम लोग, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब दूसरा ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2, ये क्या बना रहा है, ये टी शर्ट बना रहा है, दैट इज द फिनिश्ड गुड। ये टी शर्ट बना रहा है जो आपका फिनिश्ड गुड है, ठीक है सर। ये इसी कंपनी के XYZ लिमिटेड कहता है कि मैंने टी शर्ट बनानी है, टी शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो भी मैं अपने अंदर ही बनाऊंगा, ठीक है। अंदर बनाने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1 जिसमें कपड़ा बन रहा है, और डिपार्टमेंट 2 है जिसमें टी शर्ट बन रही है। अब क्या हो रहा है सर, ये जो कपड़ा है वो इसके लिए क्या है, डिपार्टमेंट 2 के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बिल्कुल सर। अब डिपार्टमेंट 2 के पास ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, चलो बाद में आते हैं डिपार्टमेंट 2 पे, ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं ये अपने आप में क्या हैं सर, ये अपने आप में डिफरेंट कंपनीज बन जाती हैं। कंपनी के अंदर कह लो कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। अब कंपनी ने क्या कहा अपने बच्चों को, दैट इज डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2 को, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम अपने ऑपरेशंस के खुद जिम्मेवार हो, ठीक है। तुम्हें अपनी कॉस्ट खुद आइडेंटिफाई करनी है, और अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ प्राइस चार्ज करो, क्योंकि तुम इंडिविजुअल, अपनी आइडेंटिटी है हर डिपार्टमेंट की, डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, हर डिपार्टमेंट अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर है। वो कंपनी क्या कहती है, वो कहती है हर डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, और अल्टीमेटली सब डिपार्टमेंट्स का प्रॉफिट मिलाकर क्या बनेगा, कंपनी का प्रॉफिट। जो हर डिपार्टमेंट है वो अपने आप में सर एक प्रॉफिट सेंटर है,
ठीक है, ये डिपार्टमेंट अलग प्रॉफिट सेंटर है, ये डिपार्टमेंट अलग प्रॉफिट सेंटर है। तो कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा अपनी अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो और अपने अपने प्रॉफिट्स कमाओ। ठीक है, बट कंपनी एक चीज बोलती है, कहते कॉस्ट आइडेंटिफाई करते टाइम और प्रॉफिट्स कमाने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे हैं कि तुम्हें इंडिविजुअल अपना अपना जाओ, कमाई करो, इंजॉय करो, ठीक है, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ, लेकिन अपने माँ बाप के संस्कार मत भूल जाना। ठीक है ना, तो कंपनी ने कहा अपनी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो, अपना प्रॉफिट आइडेंटिफाई करो, लेकिन इट शुड बी इन लाइन विद द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड बी इन लाइन विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? अब क्या हुआ, अब डिपार्टमेंट 2 को कपड़ा चाहिए टी शर्ट बनाने के लिए। अब डिपार्टमेंट 2 के पास दो ऑप्शंस हैं, वो या तो कपड़ा इस डिपार्टमेंट 1 से खरीद ले। ठीक है, मैंने वर्ड यूज क्या किया, इसको ध्यान से सुनना, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, मैंने कहा वो कपड़ा इस डिपार्टमेंट 1 से खरीद ले। ठीक है, या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, ये आ गया सर हमारे पास मार्केट, वही कपड़ा हमें मार्केट से भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक, कपड़ा अंदर भी बन रहा है। अब डिपार्टमेंट 1 क्या कहेगा, वो कहता है जी कपड़ा बनाने में मेरी तो कॉस्ट लगी है ना, तो अगर डिपार्टमेंट 2 को कपड़ा चाहिए तो वो मेरे से खरीदे, मैं उसे जितनी मेरी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट ऐड करके कपड़ा ट्रांसफर करूंगा। तो जिस प्राइस पे, लिसन टू द वर्ड्स वेरी केयरफुली, जिस प्राइस पे डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को कपड़ा ट्रांसफर करेगा टी शर्ट्स बनाने के लिए, से वो कहता है कि ₹500 पर मीटर। ठीक है, डिपार्टमेंट कहता है जितना कपड़ा चाहिए 500 रुपए मीटर के हिसाब से मैं कपड़ा दूंगा। अब ये जो प्राइस है, जब एक डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, जिस प्राइस पे करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, जब एक भाई ने दूसरे भाई को कुछ पैसे दे दिए तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, बट अब ये इतना सिंपल नहीं है सर। ठीक है, इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी है, क्योंकि हमारे पास का मतलब है डिपार्टमेंट 2 के पास हर टाइम ऑप्शन है कि वो कभी भी मार्केट से खरीद सकता है। अब डिपार्टमेंट 1 को कई चीजें कंसीडर करनी है, एक तो कॉस्ट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, चौथा कि मार्केट के साथ उसका कंपटीशन है। ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट 2 को अगर सस्ता मिलेगा वो मार्केट से खरीद लेगा, अगर सेम क्वालिटी कपड़ा उसको मार्केट से मिलता है तो वो मार्केट से खरीद सकता है, ये ऑप्शन उसके पास है। ठीक है ना, समझ आया? तो ये इतना आसान नहीं होता। दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब हम लोग एक प्रोडक्ट को ट्रांसफर करते हैं, जिस प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। राइट, लेट्स रीड अ फ्यू थिंग्स अबाउट इट। द ट्रांसफर price is the notional value at which the goods and services are transferred between the divisions in a decentralized organization। decentralized organization कौन सी होती है, जहां पर कोई centralized कंट्रोल नहीं है, हर डिपार्टमेंट को अपना अपना कंट्रोल दे दिया जाता है, वहां पे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बिठा दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है कि आप लोग अपने आप अपने डिपार्टमेंट को देखो, कंट्रोल करो, जो करना करो सर। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन मास स्केल, ये सब कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने वाला। द ट्रांसफर प्राइसिंग हैज बिकम नेसेसरी इन द हाईली डिसेंट्रलाइज्ड कंपनीज वेयर द नंबर ऑफ डिविजन्स और डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड एज अ पार्ट एंड पार्सल of the decentralized organization. Transfer pricing is one of the tools in the hands of management for measuring the performance of the division. अब इससे क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस से अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता चलता है कि उसका जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि डिपार्टमेंट 1 की हम लोगों ने बात की, डिपार्टमेंट 1 जो है वो कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, उसको कैसे पता चलेगा इस चीज का? सर उसकी कॉस्ट, और वो कितनी कॉस्ट चार्ज कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उससे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि क्या डिपार्टमेंट 1 मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव है या नहीं है?
ये तो नहीं है कि इनएफिशिएंसीज ज्यादा हैं, इनएफिशिएंसीज अगर ज्यादा होंगी तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो वो मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा, ठीक है ना, या तो वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा या फिर मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। समझ में आया? तो इससे हमें जो ट्रांसफर प्राइस से हमें ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल ये भी पता चलता है कि वो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस किस तरह से चल रही है सर, ठीक है। चलो जी आगे। The transfer prices are normally set for the intermediate product। जैसे मैंने कहा कि कपड़ा बनाना है, फिनिश गुड को बनाने के लिए हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट चाहिए, तो कपड़ा क्या हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, which the goods and services that are supplied by the selling division, that is department 1, to the buying division, that is department 2. In large organizations, each division is treated as a profit center as a part and parcel of the decentralization। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है। क्या कहा हमने कहा कि जब माँ बाप ने बच्चों को खुला छोड़ दिया कि अपने आप कमाओ अपने आप खाओ, उससे उन्हें क्या पता चलेगा कि उनकी परफॉर्मेंस किस तरह से है, क्या वो इतने कैपेबल हैं करने के या नहीं है, ठीक है। The transfer price can have the impact on the division's performance and hence a lot of care is to be taken in the fixation of the same। तो बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इजी है, कोई जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसी पे बेस्ड है। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ये हमारे पास जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है जी। करें आगे, चलो। It is the notional value of the goods and services transferred from one division to other division. In words, when the internal exchange of goods and services takes place between the different divisions of the firm, they are expressed in the monetary terms। तो ये इसको ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं, वही चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। तो there are several methods of fixation of transfer price, these are discussed below। अगर कॉस्ट के बेसिस पे देखिए तो चार मेथड्स हैं, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्केट प्राइस एज अ ट्रांसफर प्राइस, नेगोशिएटेड प्राइसिंग एंड द प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला आता है प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट, ठीक है जी। जब प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो रहा है सर, इसमें हमारे पास आगे चार मेथड्स हैं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है कि डिपार्टमेंट 1 कहता है जितनी मेरी एक्चुअल कॉस्ट है मैं उसी प्राइस पे तुमको ये कपड़ा दे देता हूं। Under this method, the actual cost of the production is taken as the transfer price for the interdivisional transfer. Such actual cost may consist of the variable cost or sometimes the total cost including the fixed cost। वो कहता है कई बार तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट दोनों एड अप करके वो कहता है जितना मेरा कपड़ा बनाने का खर्चा है मैं उसी कॉस्ट पे तुमको वो कपड़ा प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी एक ही कंपनी है, अपने एक ही माँ बाप है, तो मैं उसी प्राइस पे तुमसे क्या प्रॉफिट कमाना भैया कि मैं उसी प्राइस पे तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। ये तरह पहला। दूसरा क्या आया, दूसरा आया कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस क्या कहते हैं, अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस इज फिक्स्ड बाय एडिंग अ रीजनेबल रिटर्न on the capital employed to the total cost, thereby the measurement of profit becomes easy। वो कहता है जितना पैसा लगा था उसको प्रोड्यूस करने में डिपार्टमेंट 1 में, कपड़े को क्लॉथ को प्रोड्यूस करने में जितना पैसा लगा था उसके ऊपर कुछ परसेंटेज में ऐड करूंगा एज अ प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्लस बोलते हैं उसको। कॉस्ट जितनी थी प्लस उसमें एडिशन करूंगा एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तीसरा मेरे पास आया स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या बोलता है, कहता है मैं पहले से स्टैंडर्ड्स सेट करूंगा कि इस कॉस्ट पे मुझे करना है, और अगर कोई स्टैंडर्ड के साथ वेरिएंस आता है, जब हम स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ रखा है, जब स्टैंडर्ड को हम लोग एक्चुअल से कंपेयर करेंगे अगर उसमें कोई वेरिएंस आता है तो वो किसकी गलती है, कौन करेगा उसको, सर जल्दी बोलो, जो डिवीजन ट्रांसफर कर रहा है, डिपार्टमेंट 1 सेलिंग डिवीजन, वो कहता है उसकी गलती है, वही एब्जॉर्ब करेगा उसको, वो बाइंग डिवीजन से नहीं लेगा, ठीक है। Under this method, the transfer price is fixed on the basis of the standard cost. The difference between the standard cost and the actual cost, being the variance, is absorbed by ट्रांसफरिंग डिवीजन। जो डिवीजन ट्रांसफर कर रही है, जो कपड़ा बना के दे रही है, अगर उसके स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल में कोई फर्क आता है तो उसकी गलती है, तो एब्जॉर्ब कौन करेगा, एब्जॉर्ब भी
वही डिवीजन करेगी. दिस मेथड इज सिंपल एंड इजी टू फॉलो, बट द कांस्टेंट रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स इज नेसेसरी एट द रेगुलर इंटरवल्स, जो थोड़ा सा मुश्किल काम है. ठीक है, किसी भी डिवीजन के लिए इतना आसान नहीं रहेगा कि स्टैंडर्ड्स को हम लोग टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें. मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है सर? मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखा है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एक्स्ट्रा यूनिट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं. अंडर दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है, यहां पे मैं लिख सकता हूं मार्जिनल कॉस्ट और ओनली द वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, द रीजन बीइंग द फिक्स्ड कॉस्ट इज इन एनी केस अनअवॉइडेबल एंड हेंस शुड नॉट बी चार्ज टू द बाइंग डिवीजन. दैट इज वाई ओनली द मार्जिनल कॉस्ट विल बी टेकन. कहता है जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कि रेंट है, रेंट तो सर देना ही देना है, उसमें बाइंग डिवीजन का क्या लेना देना. हम उसका भार बाइंग डिवीजन पे क्यों डालें? कहता है जितनी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन. ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करेगी. जितना कपड़ा बनाया उसके साथ वो कॉस्ट वेरी करेगी. कहता है जितनी कॉस्ट जो है, अगर आपके यूनिट्स के साथ जितनी रिलेटेड है, उतनी ही चार्ज करो बाइंग डिवीजन से. फिक्स्ड कॉस्ट क्यों चार्ज करनी भैया? एक्स्ट्रा भार क्यों डालना है? रेंट देते हो उसकी गलती थोड़ी ना है. ठीक है ना. वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है क्वांटिटी के साथ, उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से वेरी करेगी. तो हम वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट, और जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, सिर्फ उसको चार्ज करो, फिक्स्ड कॉस्ट को चार्ज करने की जरूरत नहीं है. ठीक, तो ये था हमारे पास पहला प्राइसिंग बेस्ड ऑन कॉस्ट. उसके बाद हमारे पास दूसरा आता है मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस. ठीक है जी, चलो अब क्या है. अब जैसे कि मैंने कहा कि डिपार्टमेंट 2 जो था, जो बना रहा था टी शर्ट, अब उसके पास ऑप्शन थी कि वो या तो मार्केट से खरीद ले, ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट 1 से खरीद ले. उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं. डिपार्टमेंट 1 कहता है कि जो मार्केट में आपको प्राइस मिलेगी, मैं वही प्राइस पे आपको देने के लिए तैयार हूं. ठीक, under this method the transfer price will be determined according to the market price prevailing in the market. It acts as a good incentive for the efficient production to the selling division, and any inefficiency in production and abnormal cost will not be borne by the buying division. वो कहता है कि इससे क्या होता है, इससे डिपार्टमेंट 1 में एक कॉम्पिटिटिवनेस रहती है कि वो उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको मार्केट प्राइस पे दूंगा. अब उसको ये इंश्योर करना है कि उसको एफिशिएंसी के साथ काम करना है, कि उसको मार्केट प्राइस के साथ कॉम्पिटिटिव रखना है, और उसके बावजूद भी प्रॉफिट्स कमाने हैं. ठीक है ना. तो उसके लिए एक इंसेंटिव रहता है कि नहीं भैया, मुझे इनएफिशिएंसी नहीं करनी, मुझे एबनॉर्मल लॉस नहीं करना, किसी तरह से भी मेरी कॉस्ट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, एंड आई शुड बी कॉम्पिटिटिव विद द मार्केट. अगर मैंने कमिट किया कि मैं मार्केट प्राइस पे दूंगा तो मैं मार्केट प्राइस पे दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल प्रॉफिट सेंटर हूं, तो मुझे प्रॉफिट भी शो करना अपने माँ बाप को. ठीक है ना, समझ में आ गया. चलो, the logic used in this method is that if the buying division would have purchased the goods and services from the open market, they would have paid the market price, and hence the same price should be paid to the selling division. वो कहते हैं कि जो बाइंग डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट 2 है, उसके पास ऑप्शन थी कि बाहर से खरीद लेता. अगर बाहर से खरीदता तो मार्केट प्राइस पे खरीदता, तो वो बाइंग डिवीजन को कहता है कि मुझे अभी तो मार्केट प्राइस पे दे दे भैया. ठीक, लेकिन ओके, इसमें एक चीज है, वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस मेथड इज दैट फ्रॉम द मार्केट प्राइस. अब इसमें एक चीज की वेरिएशन है, वो क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. कहता है कि अगर बाहर से खरीदता तो बाहर वाला उस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करता या नहीं करता. कहता लेकिन जो अपना अंदर डिपार्टमेंट है, अगर अपने भाई से खरीदना है, ठीक है, या अगर आपके भाई ने बेचना है, क्या उसमें कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होंगे? नहीं होंगे सर. विद इन फैमिली कौन सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं? अगर आपने चॉकलेट देनी है अपने भाई को, उससे 10 रुपए लेने हैं उस चॉकलेट के बदले में, तो क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस करोगे? कोई नहीं सर. लेकिन अगर एक कंपनी को चॉकलेट बेचनी है तो वो क्या करेगी? वो पहले खर्चा करेगी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, तब वो जाकर 10 रुपए की चॉकलेट बेच पाएगी. आपने तो फ्री में, आपने तो बिना किसी खर्चे के बेच दी अपने भाई को चॉकलेट. हुआ या नहीं? तो वो कंपनी क्या है? वो मार्केट है. ठीक है ना. आप क्या हो? आप एक डिपार्टमेंट हो, आपका भाई दूसरा डिपार्टमेंट है. तो इसीलिए उसने कहा वन ऑफ द वेरिएशन ऑफ दिस मेथड इज, तो कई लोगों ने कहा कि सेलिंग मार्केट प्राइस में से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेस करके प्राइस आइडेंटिफाई करो. ठीक है,
So selling and distribution of overheads should be deducted and the price thus arrived should be charged as the transfer price. Right, sir? The reason behind this is that no selling efforts are required to the goods and services from the buying division and therefore these costs should not be charged to the buying division. ठीक, तो सेलिंग डिवीजन को कोई कॉस्ट तो इनकर करनी नहीं है, बेचने के लिए कोई एफर्ट्स तो इनकर करने नहीं है. ठीक है. मार्केट प्राइस बेस्ड has the following advantages कि actual costs are fluctuating and hence difficult to ascertain. On the other hand, the market prices are easily ascertain. Market से easily पता चल जाता है कि क्या cost क्या हमें उसमें आएगा, profit कितना आ रहा है वो पता चल जाता है. ठीक है. It avoids excessive arbitration system in fixing. बहुत ज़्यादा arbitration लड़ाई झगड़े नहीं होते, फिर उनको सुलझाना नहीं पड़ता. सिंपल सी बात है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे हम दे देंगे. लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी है सर. मार्केट प्राइस हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो एक डिपार्टमेंट से लेना है, उसकी मार्केट ही नहीं है ज़्यादा. अगर उसकी मार्केट ही नहीं है ज़्यादा तो हमें उसकी एक्यूरेट मार्केट प्राइस कैसे पता चलेगी? ठीक है ना. मार्केट प्राइस में भी कई बार फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं. दैट इज ऑल्सो वन लिमिटेशन. ठीक है. एक्यूरेटली कई बार आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि क्या इसकी मार्केट प्राइस होगी, और मार्केट प्राइस में कुछ और खर्चे भी ऐड हो सकते हैं जो हो सकता है कि उस डिवीजन के लिए उस डिवीजन को ना खर्चे करने पड़े, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मैंने कहा था. ठीक. तो इसकी एडवांटेजेस भी हैं और इसकी लिमिटेशंस भी हैं. तो दिस इज अबाउट द मार्केट प्राइस एज द ट्रांसफर प्राइस. अब तीसरा आता है नेगोशिएटेड प्राइसिंग. लो सर, ये भी मजेदार है. नेगोशिएटेड प्राइसिंग क्या है हमारे पास? सर नेगोशिएटेड प्राइसिंग में क्या कहता है दोनों डिपार्टमेंट्स बैठते हैं, आपस में नेगोशिएशन करते हैं कि किस प्राइस पे हम लोगों ने लेना है. ठीक है. किस प्राइस में देना है और किस प्राइस पे लेना है, दोनों को आमने सामने बिठाओ, अक्रॉस द टेबल बिठाओ दोनों भाइयों को, दोनों के बीच में नेगोशिएशन करा दो कि हाँ दिस इज द प्राइस. मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर बाइंग डिवीजन क्यों खरीदेगा? वो मार्केट से खरीद लेगा. मार्केट प्राइस से बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट 1 है, जो कपड़ा बना रहा था, उसको लॉस हो जाए. तो देयर हैज टू बी अ नेगोशिएटेड प्राइस. अब सर इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा है. क्या, कैसे पता चलेगा कि क्या एप्रोप्रिएट प्राइस है? सर नेगोशिएशन करने के लिए बहुत एक्सपर्ट बंदे चाहिए हमें. वो एक बहुत बड़ा इसमें दिक्कत है. अब ड्रॉबैक है सर नेगोशिएशंस, और नेगोशिएशंस करते करते हो सकता है हफ्ता 10 दिन निकल जाए, उसके पीछे हमारा टी शर्ट्स का ऑर्डर लटक जाए. पूरी पॉसिबिलिटी है. हम लोग हफ्ता किसी नेगोशिएटेड प्राइस पे पहुंच नहीं पाए तो हमने सामान नहीं उठाया, कपड़ा नहीं उठाया तो टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की, और जो ऑर्डर देना था वो भैया गुस्सा हो गया, उसने कहा मेरा ऑर्डर कैंसिल. नुकसान अलग से. ठीक है जी. Under this method, the transfer prices may be fixed through the negotiations between the selling and the buying division. Sometimes it may happen that the concerned product may be available in the market at a cheaper price than charged by the selling division. देखा, वो कहता है मार्केट में सस्ता मिल रहा है भैया, आजा टेबल पे बैठ, नेगोशिएट कर प्राइस. In this situation, the buying division may be tempted to purchase the product from the outside sellers rather than the selling division. बिल्कुल, वो बायर कहेगा बाहर मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं उससे क्यों ना खरीदूं, मैं तुमसे क्यों खरीदूं. Alternatively, the selling division may notice that in the outside market the product is sold at a higher price but the buying division is not ready to pay the market price. अब जो बेच रहा है वो कहता है यार ये तो गलत बात है कि तुम मार्केट प्राइस भी नहीं देने को तैयार हो मुझे. Here the selling division may be reluctant to sell the product to the buying division at a price which is less than the market price. वो कहता है मार्केट प्राइस से कम पे तो मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं. तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है ये. ठीक है ना. इन ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म में बी अफेक्टेड एडवर्सली. वो कहता है कि इस लड़ाई में क्या होगा, इस लड़ाई में ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी. सर माँ बाप तो दुखी होंगे ना. ठीक है ना. जब दो भाई नेगोशिएशन के चक्कर में लड़ेंगे तो माँ बाप तो दुखी होंगे. वही चीज होगी. क्या होगा जब दो डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ेंगे कि भैया नहीं मैं तो इस प्राइस पे लेना है, नहीं मैंने तो इस प्राइस पे देना है, तो क्या होगा, ओवरऑल कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ओवरऑल कंपनी का जो काम है वो इफेक्ट होगा. Therefore, it becomes beneficial for both the divisions to negotiate the price and arrive at a price which is mutually beneficial to both the divisions, right? Such prices are called the negotiated prices. In order to make these prices effective, the care should be taken that both
द बायर एंड द सेलर शुड हैव द एक्सेस टू द अवेलेबल डाटा इंक्लूडिंग अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। कहता है डाटा पूरा होना चाहिए, ये नहीं कि कोई चीज छुपा के रखनी है, ठीक है। The main limitation of this method is that lot of time is spent by both the negotiating parties in fixation, and the negotiating skills are required for the managers to arrive at a mutually acceptable price. That is, there is a possibility of conflict between the divisions. वो कहता है आपस में ही लड़ पड़े negotiate करते करते। कोई डाउट? ठीक है सर, तो ये हमारे पास था तीसरा मेथड अबाउट द नेगोशिएटेड प्राइसिंग। अब आया सर चौथा मेथड, फोर्थ इज प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्राइसिंग बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? दिस प्राइसिंग रिकॉग्नाइजेज द मिनिमम प्राइस दैट द सेलिंग डिवीजन इज रेडी टू एक्सेप्ट। सेलिंग डिवीजन क्या कहती है? वो कहता है कि मैं इतने से कम नहीं लूं, इतने से कम में नहीं बेचना मुझे, ठीक है। और जो बाइंग डिवीजन है वो कहती है मैं ज्यादा से ज्यादा इतना पे कर सकता हूं भैया। कभी ना मार्केट जाना, ठीक है, मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे दुकान पे, दुकानदार कहेगा नहीं नहीं जी मैं इससे कम में नहीं बेच सकता, ग्राहक कहेगा नहीं मैंने तो इससे ज्यादा देना ही नहीं है तेरे को। दिस इज अ कॉमन सीन, ठीक है ना। आप कहीं पर भी देखोगे आपको बहुत सारी जगह, बहुत मार्केट्स में मिल जाएगा, कपड़े की मार्केट में मिल जाएगा सर, कॉमन है। कहीं पर भी किसी भी दुकान पे जाओगे वहां पे मिल जाएगा, दुकानदार कहेगा अरे नहीं नहीं साहब मैं इससे कम में बेच ही नहीं सकता, मेरे तो उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है ना, मेरा हिसाब किताब सारा हिल जाएगा, मैं इससे कम में नहीं बेच सकता। अब वो जो कस्टमर है वो कहता है मैंने इससे ज्यादा देने ही नहीं है तेरे को, वही चीज है। It is the minimum price that the selling division is ready to accept and the maximum price that the buying division is ready to pay. The final transfer price may be based on these minimum expectations of both the divisions. कि both divisions की expectation क्या है, उन दोनों को मिलाकर एक price मिलाई जाए, that is the pricing based on opportunity cost. The most ideal situation will be when the minimum price expected by the selling price is less than the maximum price accepted by the buying division. जो सेलिंग डिवीजन था वो कहता है मैंने 500 रुपए से कम नहीं देना, ठीक है, और जो बाइंग डिवीजन था वो कहता मैंने ज्यादा से ज्यादा 550 देना, उससे ज्यादा देना ही नहीं है। वो कहता ठीक है फिर मैंने 500 कहा है, तू 550 रुपए ले, बात खत्म कर। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन होती है? क्या ऐसी सिचुएशन होती है? आप किसी दुकान पे जाओ, दुकानदार कहता है सर मैंने ये 100 रुपए से कम नहीं देनी चीज, आप कहते हो कि मैंने ज्यादा से ज्यादा इसके 150 रुपए देने हैं, तो दुकानदार तो खुश हो जाएगा, वो कहेगा ठीक है साहब लाओ बात खत्म करो। क्या ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है? सर रियलिटी में ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है। हाइपोथेटिकली सोचने में क्या जाता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट मे हैपन वेरी रेयरली, उसने खुद ही लिख दिया, and there is a possibility of conflicts over the opportunity cost. It is clear that the fixation of transfer price is a very delicate decision, इतना आसान नहीं है। There might be clash of interest between the selling and the buying division, and hence while fixing the transfer price the overall interest of the organizations should be taken into consideration, and overall the goal congruence should be given the utmost importance कि overall organization के क्या goals हैं, उसकी क्या expectations है, उनको हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, right? Rather than the interest of selling, कहता है individual division के सिर्फ interest देखने से ज्यादा जो important चीज है वो ये कि पूरी organization के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या उसने प्रॉफिट्स अपने सोच रखे हैं, सेट कर रखे हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफर प्राइस जो है वो सेट करनी है, राइट? क्लियर है इतना पार्ट? ठीक है जी। तो ये सारा के सारा हमारा जो था कॉन्सेप्ट था ट्रांसफर प्राइसिंग का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं देख लेंगे, इसमें से कुछ चुनिंदा प्रैक्टिकल्स हम लोग उठा लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जितना मैक्सिमम हो सकेगा हम इसको कवर कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द ट्रांसफर प्राइसिंग, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन email at ksjteaching@gmail.com. That's all for this lecture, friends. Thank you so much.